Hello बच्चों, let's see this question. The question says a uniform disk of mass m and radius capital R is rolling up a rough inclined plane, which makes an angle of 30 degree with the horizontal. If the coefficient of static and kinetic friction are each equal to mu and only the forces acting are gravitational, normal reaction and friction, then the magnitude of the frictional force acting on the disk is and its direction is right up or down the inclined plane. तो हमारे पास एक inclined plane है, let's suppose ये वाला, एंड जो इंक्लाइन प्लेन है वो ओरिजेंटल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये ओरिजेंटल है। अब यहाँ से कोई एक डिस्क को रखा जा रहा है एंड उसको फ्री मोशन कराया जा रहा है क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर एक गिवन है कि सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है एंड mg यानी कि उसका वेट लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो हमें बताना है कि उस पर ये जो डिस्क है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें बतानी है इस इक्वेशन में। तो हम इस प्रॉब्लम का जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट, वो पहला तो होगा न्यूटन फोर्स लॉ। न्यूटन फोर्स लॉ जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। जो सेकंड है वो है टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क के दो फॉर्मूले, टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। प्योर रोटेशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम टॉर्क का एक ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट हम यूज करने वाले। अब देखते हैं कि कितने कितने फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। तो देखो ये इसका सेंटर है, डिस्क का सेंटर है ब्लू वाला, लेट्स सपोज सी। नीचे की ओर लगने वाला है mg। अब हम पहले तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे चूज करो कि एटलीस्ट एक एक्सिस हो वो मोशन की डायरेक्शन में आ जाए। तो हमें पता है ये जो और डिस्क है वो रोल होते होते इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो ये जो हमारी एक्सिस होगी उसको ही हम एज एक्स एक्सिस चूज करेंगे एंड उसके जो परपेंडिकुलर होगी, लेट्स सपोज ये वाली, उसको हम वाई एक्सिस चूज करेंगे। ठीक है, तो हमने एक एटलीस्ट एक एक्सिस ऐसी चूज करी कि जो मोशन की डायरेक्शन में हो। तो ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली है वाई एक्सिस। अब जो mg का दो कंपोनेंट बढ़ेंगे वो कैसे, जियोमेट्री से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा, सॉरी कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा mg cos 30। ऊपर की ओर होगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एंड जो mg का ये वाला कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो होगा mg sin 30। एंड ये डिस्क है उसके ऊपर ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट सपोज ब्लू पॉइंट से दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, सरफेस एंड डिस्क के बीच का कांटेक्ट पॉइंट, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जो कि होगा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस एक्स की डायरेक्शन में, वो होगा एफ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ आर। तो इतने फोर्स लग रहे हैं। तो अब हम न्यूटन फोर्स लॉ लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अप्लाइंग न्यूटन फोर्स लॉ इन ओनली एक्स डायरेक्शन। तो एफ एक्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं डिस्क पर उसका टोटल इज इक्वल टू मास ऑफ द डिस्क टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क इनटू एक्स डायरेक्शन। तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर की ओर जो लग रहा है वो नेगेटिव है, नीचे की ओर लग रहा है वो पॉजिटिव है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेंगे वो पॉजिटिव है। हमारी कन्वेंशन मेथड और कुछ नहीं, यानी इस डायरेक्शन में जो लग रहे हैं वो नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव में ऊपर की ओर लग रहा है एफ आर, तो यहाँ पर आएगा एफ आर माइनस, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव में लग रहा है mg sin 30 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, तो उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। ठीक है, ए उसको बोल देता हूँ एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ द डिस्क एंड एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। ठीक है, हमने साइन यहाँ पर ही रख दिए, इसलिए हमें ऊपर वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने साइन ऑलरेडी ले लिया।
तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखो हमारे पास अब y में भी कंपोनेंट पड़ रहे हैं, बट y में रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम न्यूटन फोर्स लो y डायरेक्शन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है। अब हम यूज करेंगे टॉर्क का लॉ, तो यूजिंग टॉर्क इक्वेशन। अब ये जो रोटेशन हो रही है उस पर देखो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, टॉर्क सिर्फ एक ही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो है एफ आर, क्योंकि जो एम जी फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसलिए मैंने कॉन्टेक्ट फोर्स पर ही एफ आर लिखा हुआ है, समझ रहे हो। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, ये जो डिस्क है उसके एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करने की ट्राई करेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंड उससे जो अल्फा प्रोड्यूस होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो इवेंचुअली रोटेशन, ये जो डिस्क है उसके रोटेशन को डिक्रीज करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो जनरली बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन मिल रहा है, यानी कि एंगुलर डी एक्सेलरेशन मिल रहा है किसकी फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, एंड और कोई फोर्स नहीं है जो कि डिस्क को रोटेट करवाना चाहेगा, ठीक है, उस पर टॉर्क लगाना चाहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर टॉर्क यूजिंग टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं जनरल पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ। तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, आर परपेंडिकुलर होगा इस डिस्क की रेडियस, क्यों, क्योंकि आर परपेंडिकुलर क्या होता है कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सेंटर पॉइंट, ठीक है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट। तो हमारे केस में रेडियस तो यहाँ पर आएगा आर, एंड फोर्स, फोर्स है हमारे पास एफ पर, एंड उसकी वजह से जो रेडियस है, सॉरी हमारे पास जो डिस्क है, ठीक है, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से उसमें रोटेशन हो रहा है। ठीक, तो रोटेशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा हो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो उसको हम टॉर्क की सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे आई अल्फा की, वहां से हमें अल्फा भी मिल जाएगा। अब देखो ये जो डिस्क है वो सिर्फ रोटेशन ही कर रहा है, स्लीपिंग नहीं कर रहा है, वो स्लीप नहीं हो रहा है। तो स्लीप नहीं हो रहा हो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। जनरल फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए अपॉन आर, बट जिस केस में जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, सिर्फ स्लीप नहीं कर रहा हो, यानी कि एक भी तरह का स्लीपिंग या स्टीडिंग नहीं हो रहा हो, तो उस केस में हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई टाइम्स ए बाय आर। अब इन दोनों जो टॉर्क के इक्वेशन है उन दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मिलेगा आर इंटू एफ आर, राइट हैंड साइड क्या मिलेगा हमें, आई टाइम्स अल्फा की वैल्यू थी ए अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से मिलेगा हमें एफ आर टाइम्स आर स्क्वायर आई इंटू एक्सेलरेशन। ये था हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और कुछ नहीं, ये ए है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एनी पॉइंट ओ अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब आई क्या होगा, आई होगा हमारे पास जो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसकी वैल्यू। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ आर टाइम्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर टाइम्स ए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो होगी एम आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड एफ आर की वैल्यू मिली हमें एम ए अपॉन 2। इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल दोगे, यस सेकंड इक्वेशन। तो पुट 2 in 1, पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, एफ आर की वैल्यू हमारे पास है एम ए बाई 2, यहाँ आएगा एम ए बाई 2 माइनस एम जी कोस 30, सॉरी एम जी साइन 30, यस एम जी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर आएगा एम जी बाई 2 इज इक्वल टू क्या था, एम ए माइनस एम ए था ना फर्स्ट इक्वेशन में, यस माइनस एम। इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा, देखो एम ए बाई 2, यहाँ से राइट हैंड साइड ले जाओ, यहाँ पर आ जाओ, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस एम जी बाई 2, एंड राइट होके माइनस में उन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, तो इवेंचुअली सोल्व करेगा तो आंसर आएगा 3 एम ए बाई 2।
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई g/3। अभी एक्सेलरेशन है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या था, एफ आर इक्वल टू एम ए बाई टू, ठीक है, एम ए बाई टू था। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो g/3, तो यहाँ पर आएगा एम जी अपॉन 3 × 2 यानी कि 6। तो एफ आर की वैल्यू इवेंचुअली आ गई mg/6। एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी थी, तो हमें पता है डायग्राम में देखो, डायरेक्शन तो ऑलरेडी हमने अपवर्ड ही ले ली थी ना, ये वाली जो थी अपवर्ड ही ले ली थी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी अपवर्ड। So the final answer to the question is that the value of the friction force is mg/6 and the direction is upward direction. I hope you understood it well. Best of luck.